नमस्कार। आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कर्मपथ, जनपथ, जितने भी लुटियन जोन्स में सड़कें थी, सभी सड़कें छात्रों से पट गया। कोई रखने तक की जगह नहीं दिखी। कुछ समय बाद स्थिति यह बन गई कि 2001 में जिस तरह से लोकसभा, यूं कहें संसद भवन पर जब हमला हुआ था और उस समय जिस तरह से अफरा तफरी मच गई थी, वही स्थिति आज भी कमोबेश देखा गया। फर्क इतना था कि उस समय तथाकथित दूसरे देश के आतंकवादी आकर हमारे देश पर हमला कर गए थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज हमारे देश के युवा नीट एग्जाम के पेपर लीक होने के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है केंद्र सरकार का, उसके इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च करते हुए संसद भवन तक पहुंच गए। कई जगह बैरिकेडिंग में करंट भी लगाए गए थे, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। लाठियां भी ऐसी बरसी कि जैसे लगा कि कोई दुश्मन हमारे क्षेत्र में घुस गया हो। यह नहीं देखा गया कि वो मरेंगे, बचेंगे, विकलांग होंगे या क्या। यह तो दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं का एक आक्रोश मार्च था। बिहार में समस्तीपुर में एक लड़की जो विद्यालय जा रही थी, उसे गोलियों से भून दिया गया। और बिहार की जो सरकार है, वो भी भाजपा की सरकार, वो कहती है कि बिहार में सुशासन है, अच्छे दिन हैं और हमारे बच्चियां सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित? इसी तरह के कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं सोशलिस्ट पार्टी नेता धनंजय सिन्हा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज 20 जुलाई को संसद मार्च को लेकर के काफ़ी लोग, कल से ही जिधर देखें लुटियन जोन्स में, यानी यूँ कहें कि जनपथ हो, राष्ट्रपति भवन के इलाके हों, संसद भवन के इलाके हों, या राजीव चौक जो मेट्रो स्टेशन है, फिर कनॉट प्लेस, वो सभी जगह युवा भर गए, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों। लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कराई गई थी सरकार का, वह देखकर ऐसा लगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। क्या कहेंगे आप? अब अगर यह सरकार देश के युवाओं को विदेशी आतंकवादी पाकिस्तानी समझने लगे और हड़बड़ा जाए, अगर युवा दिल्ली की सड़कों पे आ जाए, संसद भवन की तरफ आ जाए, तो सरकार हड़बड़ा जाए, दरवाजे बंद कर ले, प्रधानमंत्री भाग जाए, तो वह उनकी समझ है। लोकतंत्र की समझ यह है कि जब संसद भवन की तरफ आए युवा और छात्र देश के, तो यह उनका अधिकार भी है कि सरकार उनसे वार्ता करती। उससे पहले जब जंतर मंतर के पास आए हजारों युवा, तो सरकार का दायित्व था और देश के युवा और छात्रों का अधिकार है कि सरकार के प्रतिनिधि उनसे जंतर मंतर पर जाकर बात करें। जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू हुआ, उसके शुरुआत के ही दौर में यह सरकार का दायित्व था कि सरकार के प्रतिनिधि संवाद शुरू करते और वार्तालाप के जरिए एक निदान निकालते। और इस अनशन के भी शुरू होने की जरूरत नहीं थी। जो छात्र युवाओं की मांग थी, जो सोनम वांगचुक जी की मांग थी, वह तो ऐसे ही प्रधानमंत्री या संबद्ध जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसके मंत्री से मिलकर सामान्य मुलाकात और आवेदन देने के बाद यह सब काम हो जाना चाहिए था। यह देश की जनता, देश के युवा, देश के छात्रों का, समाज सेवियों का अधिकार है, देश के नागरिक का। लेकिन सरकार
जब देश के नागरिकों को उसके अधिकारों से वंचित करने लगती है। देश के नागरिक अनशन पर बैठ जाए तो उनसे बात तक नहीं करना पसंद करती है। देश के नागरिक जब दिल्ली की सड़कों पर आ जाए तो भी बातचीत नहीं करना पसंद करती। देश के नागरिक जब संसद भवन की तरफ चले जाएं तो बातचीत के बदले आज जो सेकेंड हाफ में हुआ है कि लाठीचार्ज जगह जगह, कई छात्र युवाओं को चोटें आई, लड़कियों को चोटें आई आंसू गैस के कारण। जो करीब में गिर गया, आंसू गैस आकर शरीर पर लग गया, उन छात्रों बच्चों को नुकसान पहुंचा। तो सरकार अगर इस तरह का रवैया, अलोकतांत्रिक रवैया, तानाशाही रवैया अपनाएगी तो बहुत मुश्किल है चल पाना। तब देशवासियों की, समस्त देशवासियों की जिम्मेदारी हो जाएगी कि सरकार अगर खुद लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं करेगी, उल्टे तानाशाही की तरफ अगर कदम बढ़ाएगी तो आम नागरिकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह लोकतंत्र को बचाए, सरकार के भरोसे फिर न छोड़े। तो अभी युवाओं ने यह प्रदर्शन किया है, यह तो एक ट्रेलर था जो सरकार को दिखाया गया कि अगर आप तानाशाही की तरफ बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुसरण नहीं करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर देशवासी आ जाएंगे पूरे। यह ट्रेलर था। हम लोग चाहते हैं कि सरकार संभल जाए, सुधर जाए, लेकिन आज जो सेकेंड हाफ में परिस्थितियां देखने को मिली, लाठीचार्ज, आंसू गैस वाली सब, वह परिस्थितियां ठीक नहीं थी। हम लोग चाहते हैं कि सरकार संभल जाए और भारत का जो विश्व भर में एक सम्मान है लोकतंत्र के चलते, यहां की सरकार का जो एक सम्मान है वह बना रहे। लेकिन अगर तानाशाही रवैया इस सरकार का इसी तरह बढ़ता रहा तब देशवासियों को, जैसे आज युवाओं को मजबूर होकर दिल्ली आना पड़ा देश भर से, तब तो सभी के सभी नागरिक को आना पड़ेगा। पूरे देश के सभी राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ेंगे, सभी शहरों में करने पड़ेंगे, गांव-गांव में करने पड़ेंगे। सरकार यह परिस्थितियां ला रही है, जनता नहीं ला रही है। जनता तो मजबूर होकर ऐसा कर रही है। तो सरकार अब भी संभल जाए और सुधर जाए। तो प्रशासन के लोगों को यह देखा गया कि एक जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें खींच रहे हैं, उनके कपड़े को खींच रहे हैं, उनके कपड़े तक फट गए, लेकिन उन्हें वो खींचना नहीं छोड़ा। एक प्रदर्शनकारी को 3 पुलिस वाले इस तरह से मार रहे थे जैसे लगता है वो गांव में धान के जो दाने निकाले जाते हैं उसके पुआल से, उस तरह से उन्हें पीट रहे थे। क्या जिस तरह से किसान लोग विदेशी फंड पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह से सोनम वांगचुक को चाइना का दलाल कह दिया गया, कि उसी तरह से ये जो हजारों की संख्या में आए युवा लोग थे, या भी पाकिस्तानी थे या फिर बांग्लादेश। यह तो सरकार ने झूठा आरोप किसानों के आंदोलन पर भी लगाया था। इस आंदोलन में भी सोनम वांगचुक जी पर लगाया, लेकिन देश की जनता ने तो नहीं माना इनके झूठ को। देश के युवाओं ने नहीं माना, तभी आ गए इतने युवाओं ने बता दिया कि अब आपका झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपके झूठ पर देशवासियों ने बहुत बार भरोसा कर लिया भ्रमित होकर, लेकिन झूठ कितना बार चलेगा। तो देशवासियों ने, देश के युवाओं ने संदेश दे दिया है आज दिल्ली आकर कि आपका ये जो झूठ कभी चाइनीज कभी पाकिस्तानी वाला या नहीं चलने वाला है। और अगर इस तरह करेंगे तो आज जितने युवा आए थे सबको आप चाइना और पाकिस्तान का बताने लगिएगा, तब तो जितने दिल्ली आए थे कितनों की ट्रेनें छूट गई, कितने ट्रेन नहीं चढ़ सके, जगह नहीं थी ट्रेनों में। कुछ लोग भाड़ा के अभाव में नहीं आ सके, आना चाहते थे। तो ये देश भर की जो भावना युवाओं की है और आम लोगों की भी, आम नागरिकों की, क्या आप सबको पाकिस्तानी और चाइना का करार दे देंगे तो क्या सिर्फ आप रहेंगे इस भूखंड पर? तब तो मुझे दुख हो रहा है ऐसा सोचते और बोलते हुए कि अगर परिस्थितियां नहीं बदली, सरकार नहीं सुधरी,
और इसी मानसिकता से चली तो जो हम लोग नहीं चाहते कि जो श्रीलंका में स्थिति बनी, जो बांग्लादेश में स्थिति बनी, वह भारत में बने, यह स्थिति हम लोग कदापि नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं सरकार पहले संभल जाए, सुधर जाए। सरकार का रवैया अब तक संभला सुधरा हुआ दिख नहीं रहा है। इतने के बावजूद यह बहुत दुखद है, हम लोग चिंतित हैं इसको लेकर। सर, जैसे समाचार में चल रहे हैं कि जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के दरवाजे तक पहुंच गए, वहां अफरा तफरी मच गया और जो सुरक्षा गार्ड थे, सुरक्षा कर्मियों ने प्रधानमंत्री को चोर दरवाजा से निकाल करके सुरक्षित ले जाने का काम किया। यह जो 56 इंच के सीना का ये घोषणा करते रहते थे, खुद भी करते थे और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके इशारे पर घूमते हैं, झूठ को सच बनाने का काम करते हैं, तो आज यह 56 इंच का सीना कहाँ गया? इन प्रदर्शनकारियों पे, चाहे वो जंतर मंतर पे थे, चाहे दिल्ली के किसी सड़क पर थे, चाहे संसद भवन की ओर जो बढ़े थे, इतने आपने फोर्स लगाए, पुलिसकर्मी लगाए, क्या किसी के पास एक चाकू भी मिला? गोली बम बारूद मिला क्या? छोड़िए गोली बम बारूद, एक चाकू भी आप निकाल पाए क्या? एक तलवार भी आप निकाल पाए क्या? अगर होता तो आप निकाल सकते थे। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल आपने तैनात नहीं किया था। तो जब खाली हाथ संसद की तरफ आ रहे हैं युवा, तो आपको डर कर भागने की क्या जरूरत है? इतने डरने की क्या बात है? आप नेता हैं, कहते हैं लाखों में भाषण देते हैं, लाखों की भीड़ में, तो क्या जरूरत, दिक्कत है? लाखों युवा अगर आ गए दिल्ली में, आपको क्या दिक्कत है? आपको डरने की क्या जरूरत है? लेकिन असली बात है कि ये सरकार और उसके नेतृत्वकर्ता श्री मोदी जी, ये लोग गलत कर रहे हैं। तानाशाही मानसिकता के साथ साथ इनके निर्णय, इनकी नीतियां चंद उद्योगपतियों के पक्ष में है, जनता के पक्ष में नहीं है। इसलिए इनको मन में भय होता है, इसलिए इनका दिल कांपता है कि सच्चाई की बात जब लोग कहते हैं तो इनका दिल कांपता है कि इनके झूठ की पोल ना खुल जाए। लेकिन पोल खुल चुकी है, युवा जान चुके हैं, अब धीरे धीरे पूरा समाज जान जाएगा। जितने झूठ आपने पिछले 10-15 वर्षों में बोले हैं, जितने वादे आपने झूठे किए, सब एक के बाद एक खोखले निकले। अब धीरे धीरे जनता जान रही है। अब की बार जनता आपके भ्रम में नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि भारत का अपना एक सम्मान विश्व भर में रहा है। भारत लोकतंत्र की मर्यादाओं को हमेशा निभाता रहा है, तो वह चीजें बरकरार रहे। और इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार अपने तौर तरीकों में सुधार लाए, ताकि श्रीलंका बांग्लादेश वाली स्थिति यहां ना आए। हम लोग चाहते तो प्रथम हम लोग का चॉइस जो है यही है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। अभी इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने मोच की लड़ाई बना दिया है और इसमें सोशलिस्ट पार्टी के भी उम्मीदवार ने नामांकन डाला था, लेकिन उनके नामांकन किसी वजह से निरस्त कर दिए गए। अब जब सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, तो सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं और जो उनके यहाँ बांकीपुर में कार्यकर्ता हैं, उनकी भूमिका क्या हो? यह सबके विवेक पे छोड़ दिया गया है। हमने नॉमिनेशन कैंसिल होने वाली जो भूल हुई थी हम लोगों से, उसके बाद ही हम लोगों ने बैठक करके यह तय किया कि सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और सभी समर्थक अपने अपने विवेक से सोच समझकर यह तय करें कि किन्हें वोट देना है। क्योंकि जो वोट करने का अधिकार है, अगर अपने पार्टी के प्रत्याशी नहीं है तो ऐसा नहीं कि वोट का बहिष्कार करना है। अगर जो दर्जनों उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें कोई भी उम्मीदवार पार्टी ना देखे, व्यक्ति को देखे, प्रत्याशी को देखे, उनका रिकॉर्ड देखे, तो जो व्यक्ति अच्छा लगे उसको वोट दे। जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति कौन खड़ा है, वह कैसा है, यह देखकर वोट करें। यही निवेदन हम लोगों ने किया है।
सरकार जो है बिहार की, सम्राट चौधरी की सरकार, वो लगातार यह दावे कर रही है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारी बच्चियां सुरक्षित है, शिक्षा का जो स्थिति है वो भी बेहतर हो रहा है। आज चिल्ला रहे थे, बौखला रहे थे आज जदयू के एक बड़े प्रवक्ता कि बिहार में खजाना खाली नहीं है, तेजस्वी यादव को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो फैमिलियर छुट्टी मनाने गए। क्या बिहार में आज तेजस्वी यादव की सरकार है जो उसे इस्तीफा देनी चाहिए, या फिर बिहार में जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो नीट छात्रा हो, भागलपुर की घटना हो, खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो, आज समस्तीपुर में जो लड़की को, स्कूल जाती बच्ची को गोली से भून दिया गया वो हो, भरत तिवारी हत्याकांड हो या बंटी यादव हत्याकांड जैसे घटनाएं घट रही है, उसमें इन सारी घटनाओं की जवाबदेही तेजस्वी यादव को लेते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए। देखिए, भाजपा वालों की बातों का कोई क्या कहा जाए, उस पर कोई भरोसा, इतना झूठी बोलते। झूठ बोलने में तो रिकॉर्ड महारत हासिल किए हुए मोदी जी, तो बाकी भाजपा के नेता वही अनुसरण करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, वैसे ही नेताओं की राज्य में भी अब भाजपा की सरकार, भाजपा के नेतृत्व में झूठ बोलने वालों की सरकार, इसका समाज पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व जैसा होता है सामान्यतः लोगों पर वैसा प्रभाव पड़ने लगता है अगर हम अपवादों को छोड़ दे तो। इसका बड़ा मैंने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से भाजपा की केंद्र और अब बिहार की सरकार साजिश और झूठ के सहारे आगे बढ़ रही है, लोगों को भ्रमित करके। आम युवा भी जो राजनीति से में जुड़ने आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, उनके मन में भी एक बात घर कर गई है कि शायद राजनीति कोई साजिश जैसी चीज होती होगी, और साजिश करना बड़ा अच्छा चीज। राजनीति में आना है मतलब साजिश करना है। हम लगातार युवाओं को ये इसके लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईमानदारी और सेवा भाव से राजनीति करना चाहिए। राजनीति का असली उद्देश्य समाज सेवा ही है। यह लगातार मैं युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन चूंकि नेतृत्व केंद्र और राज्य का भी ऐसे लोगों के हाथ में है जो बड़े झूठ बोलने में उस्ताद, साजिश के मास्टर, तो समाज पर जो उसका व्यापक प्रभाव पड़ा है उसको तोड़ना एक टफ काम जैसा दिख रहा है। फिर भी मैं पूरे आशा और उम्मीद से लगा हूं, तो इसका बहुत दुर्भाग्य होता है। और अगर सरकार जो होती है, नेतृत्व जो होता है, सरकार कहें या अलग अलग पार्टियों का, अगर नेतृत्व साफ सुथरा हो तो फिर संभावना बनती है कि उसी तरह का समाज होगा। तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर जो पार्टियां अभी मुख्य धारा में है, हम लोग तो अभी साइड धारा में है, मुख्य धारा में आने के प्रयास में लगे, लेकिन जो मुख्य धारा में पार्टियां हैं और जो सरकार है, उसमें जो झूठ और साजिश का बोलबाला है, उसका व्यापक असर जो समाज पर पड़ रहा है, युवाओं पर पड़ा है। हालांकि अब उसमें एक बड़ा वह भ्रम टूटा है। जो आज युवा आए हैं इतने, उनमें उनका भ्रम टूटा है, तो इस भ्रम को और तोड़ने की जरूरत है। अच्छा है कि अभी एक बड़ा भ्रम युवाओं का टूटा है। यह समाज में और स्तर पर इस भ्रम को तोड़ने की जरूरत है। उसके बाद राजनीति को थोड़ा साफ सुथरा बनाए रखने की जरूरत है। कम से कम नेतृत्व जो मुख्य धारा में पार्टियां रहे, उसका नेतृत्व साफ सुथरा हो, जिससे समाज पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसा हम लोग चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, उसका जवाब छोटा ही हो। बिहार सरकार ने शिक्षा मंदिर जो है, बिहार में जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में को मॉडल विद्यालय के नाम पर प्रत्येक ब्लॉक में विकसित करने की बात की है, शुरुआत भी कर दी है। लेकिन जिन विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करना है, यानी उसका चयन किया गया है, उन विद्यालयों के जो पुराने नाम हैं, जैसे सपोज कीजिए कि पटना में नाम है गर्दनीबाग बालक उच्च विद्यालय,
ये पहले से ये नाम है। लेकिन अब उस विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर या सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल किया जा रहा है। क्या नाम बदलना जरूरी है, या फिर मॉडल के नाम पर बिहार की जो सरकार है वो आरएसएस के एजेंडे या भाजपा का एजेंडा शिक्षा का भगवाकरण करने का काम शुरू कर दी है? देखिए, आपको याद होगा कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, स्मार्ट गांव का क्या हुआ। मॉडल गांव गोद लिया कई एमएलएज ने, एमपीज ने। क्या हुआ? 40 एमपी बिहार में, 40 मॉडल गांव। क्या हुआ? तो ये लोग नाम से काम चला रहे हैं। अभी आपने बोला ना कि सरस्वती शिक्षा मंदिर मॉडल स्कूल, तो मॉडल उसमें जोड़ दिया, हो गया। बस इतना नहीं, खत्म। पुराने जो ऐसे गर्दनी बाग बालक उच्च विद्यालय जो था, उसी का नाम गर्दनी बाग बालक मॉडल स्कूल कर देते। नहीं, अब देखिए दो चीज। पहला कि मॉडल अगर सच में जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या गुणवत्ता से रिलेटेड मामला है कि एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये तो ये करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, ये उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पहले नाम में मॉडल जोड़ दिया और अब इसको प्रचारित करेंगे नाम भी तो कुछ ऐसा डिस्प्यूट इशू, ये कुछ अच्छा काम भी करता है डिस्प्यूट साथ में रखते हैं जानबूझकर। ऐसा नाम जोड़ दो जो धार्मिक उन्माद और भेद और विभेद पैदा हो समाज में, धार्मिक विभेद पैदा हो समाज में, तो ये प्लान्ड वे में है। ऐसा है कि और उसमें लोग उलझे रहे तो हम और ये मौज करते रहे। क्या हुआ? यूजीसी वाला जो आया था, समता समिति गठित करने वाला, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद हंगामा होता रहा, फिर उसको डस्टबिन में अभी फेंक रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब भी ये कोई ऐसा अच्छा भी कार्य लाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा चीज अटैच कर देते हैं विवादित, ताकि वो हो ही नहीं सके और लोग उलझे रहे। और बाद में जब कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तो कहेंगे कि हम तो कर रहे थे भाई, आप लोगों ने करने नहीं दिया, जनता ने नहीं करने दिया, जनता लड़ने लगी। ये वही चीज है, आपने पढ़ा होगा ना एक कहानी कि दो बिल्ली को रोटी के लिए लड़वाना और फिर बंदर के द्वारा रोटी को खा जाना। तो ये वही बंदर वाला हाल इनका है कि कैसे जनता को जो पूरा रोटी भी नहीं मिला, आधा आधा मिला, एक रोटी मिला, 2 लोग हैं, आधा आधा खाना है, और उसमें भी ये लड़वा के उस पूरे के पूरे रोटी को खुद हड़प लेते हैं और जनता के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो ये भूख का मामला हो या अन्य अधिकारों का मामला हो, इस सब में ऐसा ही इन लोगों की रणनीति है, यही ये लोग कर रहे हैं। आज देश के युवाओं ने 56 इंच के सीना वाले को 56 इंच सीनागिरी दिखा दिया। इन्हें बैकडोर से जाना पड़ा अपने कुनबे के साथ। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति क्या है कि ये इतने हंगामे के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहे। धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी की किन कमजोरियों को जानता है कि जिसके वजह से धर्मेंद्र प्रधान लाखों विद्यार्थियों के भविष्य खराब कर रहा है, फिर भी उसके इस्तीफे नहीं लिए जा रहे। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी, जबकि यही नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी कहा करता था कि जब तक कुर्सी से नहीं उतार देंगे तब तक अपने सर पर बंधा मुरेठा नहीं खोलेंगे। और उसी मुरेठे वाले को इनके ही पिताजी, सम्राट चौधरी के ही पिताजी, खुलेआम भाषण में कहा था कि मोदी जी को भागलपुर के मिट्टी में दफन कर दूंगा। क्या व्यवस्था थी भाजपा और नीतीश की कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।